अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, गोविंदा, उर्मिला मातोंडकर, नगमा, जयाप्रदा और रजनीकांत बॉलीवुड के ये ऐसे चेहरे हैं जो फिल्मी दुनिया में तो हमेशा चमकते रहे, लेकिन जब भी इन्होंने राजनीति में आने की कोशिश की इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी करीब 40 साल पहले राजनीति में हाथ आजमाया, मगर सियासत उन्हें रास नहीं आई। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से जीत हासिल की थी। उन्होंने दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। अमिताभ बच्चन अपने बचपन के मित्र राजीव गांधी के अनुरोध पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने खड़े हो गए थे। बाद में बोफोर्स विवाद में नाम उछलने के बाद अमिताभ बच्चन का राजनीति से मोह भंग हो गया और 1984 में शुरू हुई अमिताभ बच्चन की राजनीति की पारी 1987 में, यानी सिर्फ 3 साल बाद ही जाकर खत्म हो गई। 1987 ही वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो चुनावी कार्यक्रमों से भी दूर होते चले गए और फिर एक बार फिर से अपनी फिल्मों की तरफ फोकस किया। बॉलीवुड में नंबर 1 हीरो कहलाने वाले गोविंदा भी 2004 में सियासत में उतरे और 2008 में उन्हें राजनीति को अलविदा कहना पड़ा। 2004 में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से हराया था। राम नाईक मुंबई नॉर्थ सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके थे। गोविंदा पर भी अपने लोकसभा क्षेत्र में न जाने और संसद से गायब रहने के आरोप लगे। राजनीति छोड़ने के सवाल पर गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं हैं। उनका कहना था कि राजनीति के कारण ही उनका फिल्मी करियर चौपट हो गया। हालांकि अब गोविंदा ने एक बार फिर से शुरुआत की है और राजनीति के गलियारों में वो फिर से दिख रहे हैं, लेकिन आज वक्त दूसरा है। आज उनका फिल्मी करियर पहले से ही चौपट है। ऐसे में राजनीति में उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। सुनील दत्त की बात करें तो ये उन अभिनेताओं में शुमार रहे जिन्होंने राजनीति में भी अपना कद ऊंचा किया, लेकिन समय समय पर अपना पाला बदलते रहे। वो कांग्रेस के टिकट पर पहले मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीते। 1984 में उन्होंने राम जेठमलानी को हराया था। उनकी खासियत ये रही कि अपनी राजनीतिक जीवन में वो संसद के बहस में भाग लेते रहे। चाहे पंजाब में उग्रवाद के दौर में उन्होंने 1987 में महाशांति पदयात्रा निकाली हो या फिर समाज सेवा के और कई काम रहे हों। सुनील दत्त समय समय पर राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन बेटे संजय दत्त के जेल जाने के बाद उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से हाशिए पर आ गया। बाद में उनकी बेटी प्रिया दत्त उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बनी। हैंडसम अभिनेता विनोद खन्ना राजनीति में जब आए तो फुल टाइम राजनेता बने। 1997 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले विनोद खन्ना 1998 में पहली बार पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता सुखबंस कौर भिंडर को हराया था। इसके बाद वो लगातार 2004 तक गुरदासपुर से जीतते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री और फिर विदेश राज्य मंत्री भी रहे। गुरदासपुर का जिक्र हो तो सनी देओल का नाम भी याद आ जाता है, क्योंकि सनी देओल के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने यहां से लोकसभा की सीट तो जीत ली, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए और अंत में उन्हें भी राजनीति से तौबा करनी पड़ी, क्योंकि उन पर आरोप ये लगते रहे कि उन्हें गुरदासपुर के बारे में कुछ नहीं पता है। यहां तक कि गुरदासपुर में गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर्स भी चिपकाए गए जिसमें पूछा गया कि कहां हैं सनी देओल। इसी शहर से विनोद खन्ना भी 2009 में एक चुनाव हार गए थे, मगर अपने काम की वजह से वो 2014 में फिर से गुरदासपुर के सांसद चुने गए थे। तो गुरदासपुर की जनता ने विनोद खन्ना और सनी देओल के रूप में 2 अलग अलग तरह के अभिनेताओं को देखा है, जिन्होंने वक्त पड़ने पर काम भी किया और कुछ ऐसे भी रहे सनी देओल जैसे जो मौके से नदारद रहे। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उनकी राजनीति का करियर थोड़ा लंबा चला। करीब 3 दशक तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इनकी शुरुआत हुई थी 1992 के और इसी उपचुनाव से राजनीति में एंट्री मारने वाले दूसरे बड़े सितारे थे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिन्होंने उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी को हराया था। लेकिन राजेश खन्ना का करियर भी कुछ खास नहीं चला। जिस तरह से वो बॉलीवुड में पहले सुपरस्टार कहलाए, उसी तरह से राजनीति में वो फ्लॉप स्टार बनकर रह गए। राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र एक साथ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1992 में राजेश खन्ना से चुनाव हार गए थे शत्रुघ्न सिन्हा और उसके बाद राज्यसभा के जरिए ये संसद में दाखिल हुए। बाद में पटना और पटना साहिब से लगातार लोकसभा सांसद चुने जाते रहे और 28 सालों तक बीजेपी में रहने के बाद 2019 में पहले तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और फिर बाद में टीएमसी के साथ जाकर खड़े हो गए और फिलहाल आसनसोल से ये लोकसभा सदस्य हैं और
आप जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद आसनसोल सीट खाली हो गई थी। हेमा मालिनी भी अपने दोस्त विनोद खन्ना के सपोर्ट में राजनीति में उतरी थीं। उनका पहला टर्म राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के तौर पर था। इस दौरान हेमा मालिनी सांसद के तौर पर कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाईं, मगर बीजेपी की राजनीति में ये एक्टिव हो गईं। 2010 में ये बीजेपी की महासचिव बनी। 2014 के चुनाव में मथुरा से लोकसभा के लिए चुनी गईं। 2019 में भी इन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की, लेकिन इन पर भी वही आरोप लगा जो आरोप रेखा पर लगा था, जो आरोप सचिन तेंदुलकर पर लगा था कि ये संसद से नदारद रहते हैं। हेमा मालिनी सिर्फ 50% दिनों के लिए ही संसद में दिखाई दी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी का ग्राफ काफ़ी अच्छा है। रेखा और सचिन तेंदुलकर के नाम तो रिकॉर्ड हैं कि ये संसद के आसपास भी दिखाई नहीं दिए। हालांकि हेमा मालिनी अक्सर मथुरा में दिख जाती हैं। किरण खेर की बात करें तो ये चंडीगढ़ से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस नेता पवन बंसल और 2019 में गुल पनाग को हराया था। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के दौरान भी काफ़ी एक्टिव रही थी, मगर संसद में उनकी उपस्थिति सिर्फ 47% है। तो ये फिल्मी सितारों पर एक बहुत ही बड़ा आरोप अक्सर लगता रहा है कि ये अगर सीट जीत भी लें तो संसद से गायब रहते हैं, और इस बात को लेकर इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो काफ़ी शिकायतें करते हैं, और ये आरोप सभी पर लगता रहा है। फिल्मी दुनिया के वीरू यानी धर्मेंद्र भी नेतागिरी में अपने बेटे सनी के पिता रहे। जी हाँ, जिस तरह से सनी गायब रहे गुरदासपुर से, तो ये भी बीकानेर से गायब रहे। 2004 में बीकानेर से चुने जाने के बाद भी इन्होंने संसद से दूरी बनाए रखी। चुनाव के दौरान उन्होंने फिल्मी स्टाइल में करप्शन खत्म करने का वादा तो किया, मगर सांसद बनने के बाद बीकानेर में उनकी मौजूदगी कम ही नजर आई। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें राजनीति की फिलॉसफी समझ नहीं आई। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि कौन उल्लू का पट्टा दोबारा चुनाव लड़ेगा। 2009 के बाद से धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए प्रचार करते नजर आते हैं, मगर खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं। और धर्मेंद्र की बात हो तो जिक्र सनी देओल का करना ज़रूरी हो जाता है। 2019 में गुरदासपुर के सांसद चुने गए सनी असल में अपनी क्षेत्र की जनता से इतने दूर हैं कि उनके क्षेत्र की जनता इन्हें ढूंढती रहती है। फिल्मों में व्यस्त रहने वाले सनी देओल की उस वक्त भी खूब आलोचना हुई जब वो गदर 2 के प्रमोशन के लिए अमृतसर गए, वाघा बॉर्डर गए, मगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी गुरदासपुर नहीं पहुंचे। सनी देओल का संसद में अटेंडेंस भी चर्चा का विषय रहा। संसद में उनकी उपस्थिति महज 18% रही, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। अपने संसदीय कार्यकाल में सनी देओल ने किसी बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया। चर्चा है कि पार्टी के लोग भी इस वजह से सनी देओल से काफी नाराज रहे। रेखा की बात करें तो वो साल 2012 से राज्यसभा सांसद रहीं, लेकिन संसद में कभी दिखाई नहीं दी। कुछ ऐसे ही इल्जाम सचिन तेंदुलकर पर भी लगते रहे। उर्मिला मातोंडकर की बात करें तो बाकी स्टार्स की तरह उर्मिला भी पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उर्मिला को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था और उनकी सीधी टक्कर भाजपा के गोपाल शेट्टी से हुई। इस चुनाव में उर्मिला को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उर्मिला एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि अब वो शिवसेना के साथ हैं। संजय दत्त की बात करें तो वो 2009 में लखनऊ से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर बात नहीं बनी। हालांकि इन सब के बीच राज बब्बर काफी एक्टिव रहे हैं। यूपी के एक नामी राजनेता हैं और ये 2 बार राज्यसभा सांसद और 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। जयाप्रदा की बात करें तो अब ये समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने साउथ के एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1996 में ये पहली बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी गईं। कुछ सालों बाद ही इन्होंने दक्षिण भारत छोड़कर उत्तर भारत की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जरिए कदम रखा और इस पार्टी के जरिए ये 2 बार सांसद भी चुनी गईं। लेकिन राजनीति की बिसात पर इन्हें एक फेलियर ही माना जाएगा। उधर जया बच्चन, जो कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी थीं एक वक्त में, ये भी अब भारतीय राजनीति का जाना माना चेहरा हैं। साल 2004 से लगातार राज्यसभा सांसद बनी हुई हैं और समाजवादी पार्टी की एक प्रखर नेता भी हैं। इन सब सितारों के अलावा प्रकाश राज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बेंगलुरु सेंट्रल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती और शबाना आजमी भी राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी राजनीतिक करियर कभी सफल नहीं हो पाया। असल में जनता के बीच ये एक तमाशे के तौर पर देखे जाते हैं, जहां राजनीतिक पार्टियां इनका इस्तेमाल करती हैं भीड़ जुटाने के लिए या किसी बड़े कद्दावर नेता को हराने के लिए, जैसा कि किसी वक्त में अमिताभ बच्चन ने किया था जब उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम को
इलाहाबाद सीट में हराया था, लेकिन उसके बाद उनका खुद का करियर नहीं चला। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि चाहे गोविंदा हो, अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो या कोई भी बड़ा नाम, ये समय समय पर किसी बड़ी पार्टी के लिए एक बड़ा मोहरा तो साबित हुए हैं, लेकिन अपने खुद के राजनीतिक करियर के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। आप लोग राजनीति में फेल होने वाले इन बॉलीवुड सितारों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।